ये क्वेश्चन देखते हैं। ए पॉपुलेशन हैज़ अ वेरिएंस, एक पॉपुलेशन का वेरिएंस है 12.25. ओके, द साइज, इफ द साइज ऑफ सैंपल टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन इज 70, द स्टैंडर्ड एरर वुड बी। स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला सिंपल होता है जी। स्टैंडर्ड एरर होता है सैंपल की पॉपुलेशन की जो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। इस वक्त जो है वो पॉपुलेशन की का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन बल्कि पॉपुलेशन की वेरिएंस गिवन है। तो आपको पता है कि वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल आ जाएगा। तो 12.25 का स्क्वायर रूट लेना है तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल आ जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज विच इज 70। ठीक है जी, हम इसको कैलकुलेटर पे पुट कर लेते हैं। दोनों फ्रैक्शंस के अंदर ही हैं, तो फ्रैक्शन के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर हैं दोनों वैल्यूज़। तो मैं यहाँ से इसको जब कैलकुलेट करूँगा तो हमारे पास आंसर आएगा जी 0.4183। तो इसका जो आंसर है डैट इज़ 0.4183। ऑप्शन डी के आसपास है। ऑप्शन डी जो है उसको चेंज कर दिया जाएगा और ऑप्शन डी जो है ये बनेगी 0.4183। राइट, ओके, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जनाब। क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ पीपल वाज सर्वेड अबाउट देयर फेवरेट कार। कुछ लोगों का हमने सर्वे किया है और उनसे पूछा है कि अपनी फेवरेट कार के बारे में बताएं। फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। मेल और फीमेल से पूछा गया कि सिविक, करोला या सुजुकी में से उनकी फेवरेट कार कौन सी है। तो फीमेल वालों ने कुछ इस तरीके से बताया, 26 फीमेल्स ने बताया कि सिविक उनकी पसंदीदा कार है और 14 फीमेल्स ने बताया कि करोला उनकी पसंदीदा कार है और 5 फीमेल्स ने बताया कि सुजुकी उनकी पसंदीदा कार है। यानी कि बेसिकली जेंडर की बेसिस के ऊपर कार की जो ब्रांड है उसकी फेवरेटिज्म जो है उसके बारे में बताया गया। उसने कहा, यूजिंग द काई-स्क्वायर टेस्ट at 5% level of significance, if we have to test the hypothesis that the choice of favorite car is independent of one's gender, which of the following statement is true? तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर काई-स्क्वायर टेस्टिंग इस्तेमाल करने का हमें कहा गया है कि हम काई-स्क्वायर टेस्टिंग को इस्तेमाल करते हुए ये आइडेंटिफाई करें कि क्या जेंडर का चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ मॉडल ऑफ द कार से कोई ताल्लुक है या नहीं है। ठीक है, तो काई-स्क्वायर टेस्टिंग में हम बेसिकली यही चीज़ तो फाइंड आउट करते हैं कि इन दोनों के दरमियान में क्या कोई डिपेंडेंसी है या नहीं है। ठीक है जी, तो अगर हमारा काई-स्क्वायर की टेस्टेड वैल्यू जो है, जो हम लोग टेबल से वैल्यू निकालते हैं, वो हमारी टेबल वैल्यू या जिसे हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं उससे कम आए तो फिर हम कहते हैं कि यस देयर इज़ अ रिलेशनशिप, देयर इज़ अ डिपेंडेंसी। और अगर वो आंसर बड़ा आए तो हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंसी है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो दिस इज हाउ काई-स्क्वायर टेस्ट इज एवेल्युएटेड। ठीक है, लेकिन उसने आपको सीधा सीधा ये नहीं कहा काई-स्क्वायर की टेस्टिंग करें, उसने 4 ऑप्शंस दिए हैं जो बेसिकली काई-स्क्वायर के टेस्टिंग के ही 4 डिफरेंट स्टेप्स हैं। पहला उसने कहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है जी 3, तो हम ऑप्शन बाय ऑप्शन एवेल्युएट करते चले जाते हैं। जब इस तरह से आपके पास कंटिजेंसी टेबल आता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है जी रो -1 मल्टीप्लाई बाई कॉलम -1। तो इस सिनेरियो में नंबर ऑफ रोज कितनी है जनाब, 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो इस तरीके से 2 - 1 1 और 3 - 1 2 हो जाएगा। तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा 2, जबकि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लिखा हुआ है 3, तो ऑप्शन ए तो गलत है। दूसरा उसने कहा कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई-स्क्वायर इज 5.99। 5.99 कैलकुलेटेड वैल्यू है काई-स्क्वायर के टेस्ट की। अब काई-स्क्वायर के टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैलकुलेटेड वैल्यू जो होती है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला कैलकुलेटेड वैल्यू का क्या होता है, हम ऑब्जर्व्ड में से एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस करते हैं, फिर उसका स्केयर लेते हैं और फिर उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू पर डिवाइड करते हैं और हर ऑब्जर्वेशन के ऊपर ये काम परफॉर्म करने के बाद उन सब का समीशन ले लेते हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो काई-स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो आ जाती है। ठीक है, अब 2/3 का जो कंटिजेंसी टेबल है इसके अंदर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज तो हमारे पास मौजूद हैं। ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 26, 14, 5, 27, 37 और 11, लेकिन इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो हैं ये हमें नहीं पता।
तो एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है वो आपको पता है, आई एम श्योर। एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो होती हैं दैट इज इक्वल टू कि जिसकी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने इसका रो का टोटल और जो इसका कॉलम है उसका टोटल जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करना है। रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। तो जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं उन्हीं के अंदर से अगर हम रो टोटल को कॉलम टोटल से मल्टीप्लाई करें और उसको ग्रैंड टोटल से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है। अब अगर हम बात करें कि फीमेल का रो का टोटल क्या है, वो है जी 26 और 14 50, 40 और 5 45। तो इस साइड से अगर टोटल करेंगे तो 45 बनेगा और ये वाला जब आप टोटल करेंगे तो ये 75 बनेगा। ग्रैंड टोटल इसका कितना बनेगा जी? ग्रैंड टोटल इसका बनेगा 120। और अगर हम कॉलम टोटल्स करें तो 15 और 11 ये बनता है जी 16, 26 और 27 जो है ये बनेगा 53 और ये बनेगा हमारे पास कितना 51। तो हम लोगों ने रो टोटल्स और कॉलम टोटल्स कर लिए। अब हम हर वैल्यू की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सीधा सीधा है, आप यहीं से कैलकुलेशंस को आगे रिज्यूम करेंगे। आप अपना टेबल बनाना शुरू करेंगे जिसके ऊपर आपने कैलकुलेशंस करनी है और उसी के अंदर आपने वैल्यूज पुट करके लिखते चले जाना है। तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, फिर हम लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज और फिर हम लोग लिखते हैं काई स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, यानी कि ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं वो तो ये है 26, 14, 5, 27, 37 और 11। तो ये हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे 26, 14, 5, 27, 37 एंड 11। एक्सपेक्टेड वैल्यू की कैलकुलेशन बड़ी आसान है। 26 की एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो 26 का रो का टोटल और 26 का जो कॉलम का टोटल है उनको आपस में मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें 120 के साथ, जो कि आपका ग्रैंड टोटल है। तो 26 की वैल्यू का रो टोटल है जी 45, उसका कॉलम टोटल है जी 53 और डिवाइड करेंगे 120 के साथ, तो आपके पास जो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी वो आएगी 19.875। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू है 19.875। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेशन को यहीं से आगे कंप्लीट भी करते जाया करें। हम लोगों ने करना है 26 माइनस आंसर 49 डिवाइडेड बाय 8 बन जाएगा। इसका करना है आपने स्क्वायर और इसके बाद आपने इसको डिवाइड कर देना है 19.875 के साथ और इक्वल टू का बटन प्रेस करना है तो आपके पास आंसर आएगा। इसके साथ ही आप इस आंसर को मेमोरी में सेव करना भी स्टार्ट कर सकते हैं कि जैसे ही ये आंसर आपके पास आए आप इसको मेमोरी में सेव कर लें, यानी कि M+ का बटन आपको AC के बटन के ऊपर नजर आएगा। इससे ये वाला जो आंसर है ये आपकी मेमोरी में भी सेव हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली आपको एंड पे इन सारी वैल्यूज को बाद में जमा नहीं करना पड़ेगा। 1.8875। अब हमने 14 का तो कर लिया, अब हम चलते हैं जी दूसरे नंबर 26 का कर लिया, 14 की तरफ चलते हैं। तो 14 का रो टोटल कितना है जी 45, कॉलम टोटल है जी 51। तो कैलकुलेशन बिल्कुल उसी तरह से होगी। हम कहेंगे जनाब 14 का रो टोटल है 45, कॉलम टोटल है 51, डिवाइड करेंगे 120 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज 19.125। तो हम कहेंगे कि दिस इज 19.125। अब सिंपली हमने क्या करना है, हमने ऑब्जर्व्ड में से एक्चुअल माइनस करनी है, यानी कि 14 माइनस आंसर। ठीक है जी, इक्वल टू आपके पास आंसर आएगा जी -41। इसका ले लें स्क्वायर, इक्वल टू का बटन प्रेस करें और फिर उसको डिवाइड करें 19.125 के साथ। तो आपका आंसर कितना आएगा जी, आपका आंसर आएगा ये। और अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये SD वाले बटन पे क्लिक करें और मेमोरी में सेव करना चाहते हैं तो M+। ठीक है जी, तो ये है जी 1.373। अब इसको गौर से देख लीजिएगा
इसको हम लोग मल्टीपल स्टेप्स की बजाय एक ही स्टेप में ही कर सकते हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें कि आप ये कैलकुलेशन मैं आपके सामने दोबारा करने लगा हूँ। हम लोग कहते हैं जी 45 मल्टीप्लाई बाई 51 डिवाइडेड बाय 120, तो आपके पास आंसर कितना आ गया जी, वही वाला 19.125। अब ज़रा गौर से देखिएगा, मैं कहता हूँ ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्केयर करना है, तो मैं कहता हूँ जी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 14 माइनस आंसर ब्रैकेट क्लोज, इसका स्केयर डाउन एरो आंसर, और जैसे ही आप सीधा इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे आप डायरेक्टली उसी आंसर पे फॉल कर जाएंगे। तब ये आपकी मर्जी है कि आप इसको इस तरह से पूरी इक्वेशन एंटर करके कर लें या स्टेप बाय स्टेप कर लें, एक ही बात है। दोबारा मैं m प्लस प्रेस नहीं करूंगा वरना ये वाला आंसर 2 दफ़ा सेव हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये भी कर लिया है। अब आगे चलते हैं जी, सुजुकी की बात करते हैं। तो इसके लिए क्या है जी, 45 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 120, आंसर आएगा 6। तो हम कहते हैं जी 5 माइनस आंसर, इसका स्केयर ले लिया, डिवाइड किया 6 के साथ, डिवाइड किसके साथ करना है जी, 1 के साथ, तो हमारे पास आंसर, सॉरी ये 6 हो गया जी, 1 के साथ डिवाइड नहीं करना था, 6 के साथ डिवाइड करना था। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा जी 1 डिवाइडेड बाय 6, ये होगा जी 0.1667। इसी को मैं मेमोरी में सेव भी कर लेता हूँ, 0.1667। अब ज़रा क्विकली दूसरी कॉलम की तरफ भी चलते हैं। हमारा जो 27 है मेल के अंदर सिविक वालों की प्रेफरेंस, उसका रो टोटल जो है वो 75 है, कॉलम टोटल है 53, डिवाइड करेंगे 120 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ ये 33.125। अब मैंने क्या करना है जी, मैंने करना है 27 माइनस आंसर होल का स्केयर, और इसको फिर डिवाइड करना है जी आंसर के साथ। तो मेरे पास आंसर आएगा 2401, यानी कि 1.1325। m प्लस प्रेस कर देता हूँ मैं, 1.1325। आगे चलते हैं जी, 37 के लिए रो टोटल 75, कॉलम टोटल 51, और ये हो गया जी 31.875। ठीक हो गया। अब उसी तरह से 37 माइनस आंसर का स्केयर डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये जनाब बनता है जी 0.8240, और m प्लस में प्रेस कर देता हूँ ताकि ये चीज़ मेमोरी में सेव हो जाए। लास्ट कैलकुलेशन है 75 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 120, आंसर आएगा जी 10। 11 माइनस 10 1 होता है, 1 का स्केयर भी 1 होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 हमें करना पड़ेगा, विच इज़ 0.1 ऑब्वियसली, और m प्लस में करके उसको कैलकुलेशन में भी सेव कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। अब इसका जो टोटल है ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा। तो टोटल आपको पता है हम साथ साथ में करते आ रहे थे। तो हमारे पास ये STO का बटन होता है, इसके ऊपर फंक्शन की मेमोरी ये जो शिफ्ट होता है उसके साथ रीकॉल लिखा हुआ है। मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा और फिर उसके बाद STO का बटन प्रेस करूंगा, तो रिकॉल के अंदर जिस जिस वेरिएबल में जो जो वैल्यू सेव हुई है वो यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो इस वक्त जो है वो m के अंदर 5.4841 सेव हुआ है। तो 5.4841 जो है ये हमारा टोटल कैलकुलेटेड वैल्यू है, जबकि उसने क्या कहा है ऑप्शन डी बी के अंदर कि कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो 5.99 है। तो भैया ये बात भी गलत साबित हो गई। ठीक है, हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 5.99 नहीं बल्कि 5.4841 है। तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ द टू रोज इज 45 एंड 75। ये बिल्कुल ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यूज हो या ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हो, याद रखिएगा एक्सपेक्टेड वैल्यूज हो या ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हो, इन दोनों में जो कॉलम टोटल और रो टोटल्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है जी।
दोनों रोज का टोटल कितना है 45 और 75, ये बात बिल्कुल ठीक है, 45 और 75 जो है इतना ही बन रहा है, तो ऑप्शन सी जो है वो ठीक है। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फेवरेट कार इज इंडिपेंडेंट ऑफ वंस जेंडर, यानी कि फेवरेट कार और जेंडर के दरमियान में कोई रिलेशन नहीं मिला। एज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू। तो अभी हमें टेबल वैल्यू चाहिए काई स्क्वायर की, तो काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू जब हमें पता चलेगी तो फिर ही हम इसका कंपैरिजन कर सकेंगे या इस ऑप्शन के बारे में ठीक से बता सकेंगे। तो काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू तो हमारे पास आ गई है 5.4841। अब इसकी टेबल वैल्यू की तरफ चलते हैं। टेबल वैल्यू के अंदर आपको पता है दो चीज़ें चाहिए होती है। एक तो आपको चाहिए होता है अल्फा विच इज़ सिग्निफिकेंट लेवल, वो है जी 0.05। दूसरा आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होता है, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है स्टेप नंबर 1 के अंदर, ये कैलकुलेशन थी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये आपका है जी 2। तो अब हम लोगों ने काई स्क्वायर की टेबल में जाना है, अल्फा 0.05 के अंदर, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 के अंदर इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नॉर्मली काई स्क्वायर टेबल जो होता है वो बिल्कुल एंड पे मौजूद होता है। ये आपका काई स्क्वायर टेबल आ गया। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कितना चाहिए ये हम लोगों ने अल्फा से निकालेंगे। अगर फर्ज करें कि आपको सिग्निफिकेंट लेवल ना दिया गया हो और आपको कॉन्फिडेंस लेवल दिया गया हो, तो कॉन्फिडेंस लेवल से आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल करके निकाल लेना है। सॉरी, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल करेंगे तो आपके पास सिग्निफिकेंट लेवल आ जाएगा। अच्छा जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2 और इसके कॉलम में देखना है जहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट लेवल है 0.05 यानी कि 5.991, ये है आपकी टेबल की वैल्यू। तो जो हमारे पास टेबल की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5.991। अब अगर आप गौर से देखें तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये कम है और टेबल वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हम कहेंगे कि देयर इज ए डिपेंडेंसी बिटवीन द जेंडर एंड द चॉइस ऑफ कार, यानी कि चॉइस ऑफ कार का यूज़र की जेंडर पे डिपेंडेंसी होती है। ख़वातीन एक डिफरेंट टाइप की कार पसंद करती हैं, मर्द जो है वो डिफरेंट टाइप की कार पसंद करते हैं, क्योंकि इनके दरमियान में इंटर डिपेंडेंस मौजूद है। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेबल वैल्यू जो है वो कम आई है आपकी, सॉरी, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कम आई है टेबल की वैल्यू से। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है, क्योंकि उसमें वो ये कह रहा है कि टेबल वैल्यू जो है काई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो टेबल वैल्यू से ग्रेटर है, हालांकि काई स्क्वायर वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया वो टेबल वैल्यू से लोअर है। तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। सम ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यूज फॉर द टू रोज इज 45 एंड 75। ये क्वेश्चन देखते हैं। द येट्स कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर। आपको पता है कि जब हम 2/2 के कंटीजेंसी टेबल में जाते हैं तो हम उसके अंदर कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट करते हुए फार्मूला में से 0.5 जो है वो हर ऑब्जर्वेशन में से माइनस करते हैं। ये क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है न्यूमेरिकल वैल्यू के डिफरेंस को। दिस रिड्यूसेस द न्यूमेरिकल वैल्यू of the difference between actual and estimated value regardless of the sign of the numerical value। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये ठीक है। येट्स कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर इंक्रीज करता है, नहीं, ये बात गलत है। वैसे तो हमें करेक्ट ऑप्शन पहले ही पता चल गई है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो बाकी ऑप्शंस में हम लोग गलती को भी जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें क्या गलती है। तो ऑप्शन बी के अंदर जो गलती है वो स्टार्ट का पहला वर्ड है कि ये इंक्रीज नहीं करता बल्कि रिड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड वैल्यू बाय इफ द एक्चुअल वैल्यू इज ग्रेटर देन द एस्टिमेटेड वैल्यू। वो कहता है कि ये सिर्फ इसको तब रिड्यूस करता है जब एक्चुअल वैल्यू जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यू से बड़ी हो। ये बात ठीक नहीं है। और इसी तरह से एक्चुअल वैल्यू जब एस्टिमेटेड वैल्यू से छोटी हो तो ये बात भी ठीक नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए कि येट्स कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर जो है वो 2/2 के कंटीजेंसी टेबल के अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू और आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये क्वेश्चन देखते हैं। ए म्यूजियम वांट्स टू डिटरमिन द फी दैट शुड बी चार्ज्ड फ्रॉम द विजिटर टू एनेबल इट टू अर्न रेवेन्यू ऑफ 40 मिलियन पर एनम। 40 मिलियन यानी कि 4 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो कमाना चाहते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द म्यूजियम हैज एस्टिमेटेड दैट, उन्होंने एस्टिमेट किया है कि 500 विजिटर जो हैं वो डेली बेसिस पे म्यूजियम को विजिट करते हैं। ठीक है,
आइडेंटिफाई द साइज ऑफ द सैंपल डेट वुड बी नीडेड एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल, यानी कि हमने क्या करना है, हमने सैंपल साइज आइडेंटिफाई करना है जिसकी वजह से द एरर इन द अबव क्लेम डज नॉट एक्सीड 25। ठीक है, ये है बेसिकली सैंपल साइज वर्क बैक करने का। हमें ये पता है कि जैसे जैसे हम सैंपल साइज बढ़ाते चले जाते हैं हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो छोटा होता चला जाता है। यानी कि अगर हम लोग कहें कि एट सेम कॉन्फिडेंस लेवल, अगर कॉन्फिडेंस लेवल सेम है और अगर हम लोग सैंपल साइज को बढ़ाते चले जाते हैं, जितना हम ज़्यादा सैंपल साइज जो है वो ले लेंगे हम उतने श्योर होते चले जाएंगे। तो उससे ये होगा कि हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, कॉन्फिडेंस इंटरवल ये छोटा होता चला जाएगा। जैसे जैसे सैंपल साइज हम बढ़ाते चले जाएंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल छोटा होता चला जाएगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉन्फिडेंस इंटरवल हम कैलकुलेट करते हैं कि सैंपल के स्टैटिस्टिक्स में प्लस और माइनस करते हैं एक चीज़ जिसे हम कह सकते हैं कि ये एरर है, एरर इन क्लेम। ठीक है जी, एरर इन क्लेम, कि ये जो क्लेम है इसके अंदर एरर कितना है। इसको एरर इन क्लेम शायद आपको समझना है, लेकिन हम क्या करते होते हैं, हम इसको पढ़ते हैं, हम कहते हैं जी कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर। यही चीज़ है ना कि हम कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से स्टैंडर्ड एरर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब जैसे जैसे हम लोग अपने सैंपल के अंदर अपनी एक्सटेंट ऑफ जो सैम्पलिंग है बढ़ाते चले जाएंगे, पॉपुलेशन में सैम्पलिंग बड़ी होती चली जाएगी, वैसे वैसे आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसमें जो वेरिएशन है वो कम से कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो सैंपल साइज जितना बड़ा कर लेंगे हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो उतना छोटा होता चला जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि भाई हम सैंपल साइज कितना रखें कि हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो 25 के पास पास रहे, 25 से ऊपर ना जाए। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि हम इस फैक्टर को चाहते हैं कि ये फिक्स हो जाए 25 के ऊपर। तो फिर सैंपल साइज फाइंड आउट करना है। आप देखेंगे स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूले में सैंपल साइज मौजूद होता है। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज। तो बेसिकली जब वो ये कहता है कि आइडेंटिफाई द सैंपल साइज इन विच द एरर ऑफ क्लेम डज नॉट एक्सीड 25, तो वो बेसिकली ये कहता है कि भाई कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर का आंसर आपका 25 आना चाहिए। कॉन्फिडेंस स्कोर जो है ये आपका जी स्कोर होता है कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से। कॉन्फिडेंस लेवल है 95%, तो जी स्कोर होगा इसका 1.96। स्टैंडर्ड एरर जो है उसका फॉर्मूला आपको पता है, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज इज इक्वल टू 25। तो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसने दी हुई है, तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 60। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से अगर n वर्क बैक करेंगे तो हमारे पास हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अगर हम n को उधर ले जाएं, स्क्वायर रूट n को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.96 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 25, और फिर इस सारे का स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास n के इक्वल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हम कहते हैं जी 1.96 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 25, फिर इसका स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आता है जी 22.127। तो जब हमारा सैंपल साइज जो है वो 22.127 से बड़ा होगा, यानी कि बेसिकली सैंपल तो क्योंकि एक कंप्लीटेड यूनिट ही हो सकता है, तो सैंपल साइज 22 को राउंड अप करेंगे तो 23 आ जाएगा। तो जब हम लोग सैंपल साइज 23 आइटम्स का रखेंगे तो हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर जो डिफरेंस है या जो वेरिएशन है वो 25 से कम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस तरह के सैंपल साइजेस को आइडेंटिफाई करते हैं। इसका आप समझ लें कि निशानी ये है कि सैंपल साइज को आइडेंटिफाई करने के बारे में वो बताएगा। जब भी कभी आपको सैंपल साइज फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, आपने सिंपली जो है वो ये वाली जो डिफरेंस है कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर वाली जो चीज़ है इसको उसके इक्वल रख देना है और उसको वर्क बैक कर लेना है। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन सी, के 22 से बड़ा जैसे ही होगा उसका सैंपल साइज, तो उसका जो कॉन्फिडेंस स्कोर कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर जो डिफरेंस है
वो 25 से कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। नॉर्मली बच्चे इसको रट्टा लगाने की कोशिश ही करते हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। वो कहता है सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ 0.01%, 0.01 मीन्स 1% सिग्निफिकेंट लेवल का क्या मतलब है। आपको पता है कि जब हम क्लेम की टेस्टिंग करते हैं तो इसके दो पॉसिबल आउटकम्स निकल सकते हैं। एक तो यह है कि हम क्लेम को एक्सेप्ट कर लें या हम क्लेम को रिजेक्ट कर लें। ठीक है, हम लोग क्लेम टेस्टिंग के अंदर इस तरह के डिफरेंट टाइप के तरीकाकार अपनाते हैं, ऐसी कैलकुलेशन, ऐसे फार्मूले, ऐसे मेथड और पर्पसेस इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारा आंसर जो है वो नॉर्मली ठीक ही होता है। लेकिन बहुत ही रेयर चांसेस हैं, लेकिन क्योंकि चांसेस मौजूद हैं, ज़ीरो नहीं है, तो देयर कैन बी सम चांसेस कि हमने जो डिसीजन लिया है वो गलत है और एक्चुअली में डिसीजन कुछ और होना चाहिए था। ऐसे भी हो सकता है कि आपने क्लेम को एक्सेप्ट किया है लेकिन ये रॉन्ग डिसीजन है, और ऐसे भी हो सकता है कि आपने क्लेम को रिजेक्ट किया है लेकिन ये रॉन्ग डिसीजन ले लिया है आपने। तो जो रॉन्ग रिजेक्शन होती है इसे हम इनकरेक्ट रिजेक्शन भी कहते हैं, इसको टाइप 1 एरर भी कहते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसका जो चांस है वो अल्फा के इक्वल होता है, यानी कि सिग्निफिकेंट लेवल के इक्वल। सो देयर इज ऑलवेज चांसेस इक्वल टू द सिग्निफिकेंट लेवल कि आपने जो क्लेम रिजेक्ट किया है तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। इसी तरीके से इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस हो सकती है, यानी कि आपने एक एक्सेप्टेंस की है लेकिन वो गलत एक्सेप्टेंस थी। इस तरह के एरर को हम टाइप 2 एरर कहते हैं, और इसकी परसेंटेज जो है उसका वो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है कि कितने परसेंट होती है या इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हाँ, लेकिन इसका टाइप 1 एरर की परसेंटेज से ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, अब जरा ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है इफ द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड देयर इज अ मैक्सिमम चांस ऑफ 1% दैट द डिसीजन में बी रॉन्ग। एग्जैक्टली यही बात मैंने आपको बताई है कि इनकरेक्ट रिजेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो इक्वल टू सिग्निफिकेंट लेवल होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। अब क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट है तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन ए करेक्ट है, हम उसे टिक लगा के आगे जा सकते हैं, लेकिन हम लोग बाकी ऑप्शंस में से गलतियां तलाश करेंगे। ऑप्शन बी है कि देयर इज मोर देन 99% चांसेस दैट द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स। ये बात गलत है। हाइपोथेसिस के ठीक या गलत होने का जो ताल्लुक है वो उसकी इंफॉर्मेशन से है, वो उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल की वैल्यू यानी कि जो क्रिटिकल वैल्यू होती है उनके साथ कंपैरिजन की बेसिस के ऊपर पता चलेगा कि भाई ये हाइपोथेसिस जो है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ऑप्शन बी की एक्सप्लेनेशन या ऑप्शन बी की अंडरस्टैंडिंग जो है वो गलत है। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड देयर इज एटलीस्ट 1% चांस दैट द डिसीजन में बी रॉन्ग। ये बात भी गलत है। ये बेसिकली टाइप 2 के एरर की बात कर रहा है, और हमने बात की है कि टाइप 2 का जो एरर होता है वो उसका सिग्निफिकेंट लेवल से ताल्लुक नहीं होता। ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। इफ द टाइप 2 एरर इज मेड, अगर टाइप 2 का एरर किया गया है, देयर इज 99% चांस ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर। तो भाई इन दोनों में से कोई एक ही एरर होगा ना, ऐसे थोड़ी है कि एक एरर भी होने के चांसेस भी हैं, दूसरे के भी चांसेस हैं। ये नहीं कि आपने एक्सेप्ट भी गलत किया और रिजेक्ट भी गलत किया। ठीक है, यहाँ तो एक्सेप्ट करना गलत होगा, यहाँ रिजेक्ट करना गलत होगा। दोनों सिनेरियोज इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? तो ऑप्शन डी भी गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इससे पीछे वाले क्वेश्चन में दे दी गई है। आप थोड़ा सा क्वेश्चन को पीछे करके देखेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन जरा थोड़ी सी फर्क है, इसलिए इनकी ऑप्शंस को भी हम एवेल्युएट करते हैं। उसने कहा सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ 0.05% का क्या मतलब है? ऑप्शन है देयर इज मोर देन 95% चांसेस दैट द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स। गलत बात है। नल हाइपोथेसिस का ट्रू या फॉल्स होने का ताल्लुक जो है उसके टेस्ट स्टैटिस्टिक्स और टेबल की वैल्यू के कंपैरिजन के ऊपर है। ठीक है जी, इसका ताल्लुक सिग्निफिकेंट लेवल से नहीं होता। सिग्निफिकेंट लेवल हम अपनी श्योरिटी बढ़ाने के लिए डिफाइन करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये गलत है।
ऑप्शन बी है इफ द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, ओके, यानी कि हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है, देयर इज ए मैक्सिमम चांस ऑफ 5% दैट द डिसीजन में बी रॉन्ग। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये बात कर रहे हैं टाइप 1 के एरर की। तो हमने ये कहा था कि ये जो सिग्निफिकेंट लेवल होता है दिस इज बेसिकली टाइप 1 एरर के चांस, ठीक है जी। टाइप 1 के एरर के चांसेस होते हैं, उनको सिग्निफिकेंट लेवल कहते हैं। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इफ द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड देयर इज एटलीस्ट 5% चांसेस दैट द डिसीजन में बी रॉन्ग। ये बात गलत है। ये इंटरप्रिटेशन बेसिकली कर रहा है कि टाइप 2 का एरर, तो ये टाइप 2 का एरर नहीं होता, टाइप 1 का एरर होता है। ये हमने यहाँ पे भी बात की है। इफ द टाइप 2 एरर इज मेड देयर इज 95% चांस ऑफ मेकिंग द टाइप 1 एरर 2। नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, एक ही एरर होगा ना, या टाइप 1 एरर होगा या टाइप 2 एरर होगा। किसी भी एक सिनेरियो में दोनों एरर्स का इकट्ठे अकर होना जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन देखते हैं। येट्स करेक्शन इज अप्लाइड इन केस ऑफ काई स्क्वायर टेस्टिंग या काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। येट्स कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 2/2 का कंटीजेंसी टेबल में अप्लाई होता है। येट्स कंटिन्यूटी करेक्शन के बारे में एक और क्वेश्चन है। अंडर द येट्स कंटिन्यूटी करेक्शन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड वैल्यूज आर रिड्यूस्ड बाय 0.5 रिगार्डलेस ऑफ द साइन और द न्यूमेरिकल वैल्यू। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम लोग हर वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन। इंक्रीज्ड बाय, नहीं जनाब, तौबा तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं। इंक्रीज का तो वर्ड ही नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी गलत है, इंक्रीज नहीं करते, रिड्यूस करते हैं। ऑप्शन सी है रिड्यूस बाय 0.5, बात ठीक है यहां तक। इफ द एक्चुअल वैल्यू इज ग्रेटर देन एस्टिमेटेड वैल्यू, नहीं जनाब, ग्रेटर हो या स्मॉलर हो, हम दोनों केसेस में ही इसको कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर को लगाते हैं। तो ऑप्शन सी के अंदर ग्रेटर का वर्ड है, सेम बात के साथ ऑप्शन डी के अंदर स्मॉलर का वर्ड है, सेम बात के साथ, या लेस का वर्ड है। ये दोनों सिचुएशंस गलत है। हम लोग रिगार्डलेस ऑफ द साइन ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू, बड़ा भी हो तो भी छोटा भी हो तो भी हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, 0.5 माइनस कर देते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइनाइट पॉपुलेशन ऑफ साइज 324, एक फाइनाइट पॉपुलेशन है जिसका टोटल पॉपुलेशन साइज 324 है और मीन 18 है। What would be the mean of the sampling distribution of the mean? Okay, सीधा सीधा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन फाइंड आउट करने के लिए कहा है। देखें, हमारे लिए ये बड़ा सिंपल है कि जितनी मर्जी सैंपल साइज हो, जो हमारी पॉपुलेशन है अगर उसका मीन नोन है तो वही मीन जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन का भी मीन होगा। चाहे आप 25 का सैंपल ले लें, चाहे आप 10 का सैंपल ले लें, 15 का सैंपल ले लें, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन का जो मीन है वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होगा। पॉपुलेशन का मीन 18 है, तो हमारा जो पॉपुलेशन का जो मीन अगर 18 है तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन का मीन भी 18 के इक्वल होगा। क्लेम्स दैट द न्यू एंट्रेंट लॉस मोर देन 25% ऑफ देयर वेट विद इन 3 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग। उसने क्लेम कर लिया है कि जो लॉस है वो मोर देन 25% होता है। यानी कि क्लेम के अंदर उसने ये कहा है कि मोर देन 25% है, 25% से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 25% से कम नहीं है। उसने एक साइड का क्लेम किया है, वन साइडेड क्लेम है, दूसरी साइड का क्लेम नहीं है। यानी कि उसने ये नहीं कहा कि जनाब ना कम होगी ना ज़्यादा होगा, सिर्फ एग्जैक्ट 25% होगा, बल्कि उसने सिंपल ये कहा है कि ये मोर देन 25% होगा। 25% से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 25% से कम नहीं है। तो दिस इज ए क्लेम जो कि वन साइडेड क्लेम है। ए सैंपल ऑफ 25 न्यू एंट्रेंट्स शोज दैट ऑन एवरेज दे लॉस्ट 23.5, यानी कि हमने 25 लोगों के ऊपर जो है वो सैंपल लिया और उसके ऊपर कैलकुलेशन की, तो हमें पता चला कि ऑन एवरेज ये उन्होंने 23.5% ऑफ देयर वेट लूज किया है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो उसकी 2.5% की है। तो हमने टेबल वैल्यू ऑफ टी इन केस ऑफ 0.05 सिग्निफिकेंट लेवल जो है वो करना है। यानी कि कैलकुलेटेड एंड टेबल वैल्यू, दो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है, एक कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू। देखा जाए तो ये एक सीधा सीधा जो है वो एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपने टी स्केयर अपना क्या कहते हैं उसे सिग्निफिकेंस टेस्टिंग करनी है, क्लेम टेस्टिंग करनी है। और क्लेम टेस्टिंग के अंदर हम लोगों ने इसके सबसे आखिरी स्टेप तक जाना है, कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली पूरा का पूरा ये एक क्लेम टेस्टिंग का ही क्वेश्चन है।
सबसे पहले आपको पता है कि हम क्लेम टेस्टिंग के अंदर नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस डिफाइन करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस ये है कि मीन जो है डेट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 25 है। मीन जो है वो 25 से बड़ा है या इक्वल है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है कि जनाब मीन जो है वो लेस देन 25 है। यहां से हमें ये पता चलता है कि ये एक वन टेल टेस्ट है। अगला सवाल ये होता है कि इसमें जी स्कोर लगाना है कि टी स्कोर लगाना है। तो अगर आप गौर से देखें तो उसने खुद ही कहा हुआ है कि टेबल वैल्यू ऑफ टी आपने फाइंड आउट करनी है। लेकिन हमारे पास रूल क्या होता था? हमारे पास रूल ये होता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते थे कि पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल है। तो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल नहीं है। सैंपल साइज लेस देन 30 है। जी बिल्कुल, सैंपल साइज 25 है विच इज लेस देन 30। तो वी विल यूज द टी टेस्ट फाइंड आउट करेंगे। ये चीज भी हमने आइडेंटिफाई कर ली। वन टेल टेस्ट है, टी टेस्ट है, नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमने डिफाइन कर लिए। अब दो चीजें हम कैलकुलेट करते हैं और उनको कंपेयर करते हैं। कैलकुलेटेड वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है सैंपल का मीन माइनस म्यू डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, तो हम सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इस्तेमाल करेंगे। तो जनाब अली, आपका जो सैंपल का मीन है डेट इज 23.5। आपका जो मीन है वो है जी 25। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कितनी है आपकी 2.5 की है, और इसको डिवाइड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी कि 5 के साथ। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। आप कहते हैं भाई 2.5 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका आंसर आता है 5। और यहाँ पे अगर हम देखें 23 या 5 माइनस 25, ठीक है, ये डेढ़ हो गया, डिवाइडेड बाय 0.5, तो हमारा आंसर आएगा -3। कैलकुलेटेड वैल्यू इज -3। ठीक है जी, ओके। टी स्कोर के टेबल में चलते हैं। वन टेल टेस्ट के अंदर हमारा सिग्निफिकेंट लेवल यानी कि अल्फा जो है वो 0.05 है, और हम टी टेस्ट के टेबल के अंदर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास टेबल है, टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, अल्फा वन टेल और टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल के अंदर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होता है जी। तो 24 जो है वो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 है। 25 सैंपल साइज है, 1 में से माइनस करेंगे। तो अगर आप 24 के डिग्री ऑफ फ्रीडम में जाएं, डिग्री ऑफ फ्रीडम अलोंग द y एक्सिस है, तो आपके पास 0.05 के अंदर यानी कि पहले कॉलम के अंदर 24 के सामने 1.7109 लिखा हुआ नजर आएगा। तो ये हमारी टेबल की वैल्यू है 1.7109। तो सवाल की रिक्वायरमेंट ये थी कि कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -3 है, और टेबल की वैल्यू जो है वो 1.7109 है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है। तो क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन क्यों ना इसके कंक्लूजन को वैल्यूएट कर लिया जाए। देखिए हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है, अगर हम उसके साइन को इग्नोर कर दें, क्योंकि हम उसके साइन को डेफिनेटली इग्नोर करते हैं, तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 3 है, जबकि हमारी टेबल जो है उसकी क्रिटिकल वैल्यू 1.7109 है। यानी कि वो कहता है कि इसके बाद जो कुछ है वो क्रिटिकल है। तो हमारी तो कैलकुलेटेड वैल्यू 3 है विच इज ग्रेटर देन दिस। तो हम इसका नल हाइपोथेसिस जो है, यानी कि जो उसने क्लेम किया हुआ है, उसको रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा आई है, और जो टेबल है उसने सिर्फ 1.7109 की वेरिएशन जो है वो अलाउ की हुई। तो इस तरह से हम लोगों ने एक क्लेम टेस्ट किया है जो कि एक वन टेल टेस्ट है जी जनाब। मूविंग फॉरवर्ड, एन ऑटोमोबाइल कंपनी रिपोर्ट्स दैट द एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ 1300 सीसी कार इज करेंटली 11,025 रुपये।
अच्छा, उन्होंने ये क्लेम कर दिया है, उन्होंने ये रिपोर्ट कर दिया है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 11,025 रुपये है। रैंडम सैंपल ऑफ 100 कस्टमर्स हैज़ मीन एनुअल मेंटेनेंस ऑफ 11,418। लेकिन जब उन्होंने 100 लोगों के कस्टमर्स को सिलेक्ट किया और उनकी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट कैलकुलेट की तो वो 11,418 रुपये बनी, विच इज़ ग्रेटर देन द क्लेम अमाउंट। स्टैंडर्ड डेविएशन 1775 रुपये की है। The calculated and table value of z in the case of 1% significance level is, यानी कि आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दूसरी टेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी स्कोर की, और इस क्लेम को टेस्ट करना है। बेसिकली इस क्लेम के अंदर दो ही तो चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं, बस फिर हमने उनको कंपेयर करके उसका सोल्यूशन देना होता है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू की और टेबल वैल्यू की कैलकुलेशन हम लोगों ने करनी है। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो इसमें क्लेम्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। क्लेम जो है उसने ही कहा है कि जो आपका गाड़ी की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 11,025 रुपये है, ना ज़्यादा ना कम। तो बेसिकली ये जो क्लेम है ये कहता है कि जो एनुअल जो मेंटेनेंस कॉस्ट है दैट इज इक्वल टू 11,025 रुपये, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो कहता है कि मीन इज नॉट इक्वल टू 11,025 रुपये। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एक टू टेल टेस्ट बनता है, क्योंकि उसने एक साइड का, उसने ये नहीं कहा कि कम अज कम उसके पैसे 11,025 रुपये बनते हैं, क्योंकि अगर वो कह देता है ना कि कम अज कम इतने बनते हैं तो हम कहते हैं कि एक्चुअली जो हमारी कॉस्ट है वो 11,025 रुपये से लेकर आगे ऊपर जितनी मर्जी जा सकती है। उसने ये कहा है कि जी टोटल 11,025 रुपये जो है वो इसकी एवरेज बनती है। तो ना इसने ज़्यादा का क्लेम किया ना कम का क्लेम किया, तो ये वन साइडेड क्लेम नहीं है, ये टू साइडेड क्लेम है। दोनों तरफ से इसने कहा है कि जी भाई मैं जो है वो दोनों तरफ की वैल्यूज को छोड़ दें, सिर्फ 11,025 रुपये जो है ये मेरा क्लेम है। तो ये टू टेल टेस्ट है। दूसरा ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जी स्कोर लगेगा कि टी स्कोर, तो इसमें सिंपल जी स्कोर लगेगा। क्यों? क्योंकि सैंपल साइज जो है वो 100 से ऊपर है। ठीक है जी। पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन तो अभी भी नहीं गिवन, लेकिन पॉपुलेशन का जो सैंपल साइज है वो 100 से ऊपर है, तो इसलिए हम लोग जी स्कोर ही लगाएंगे, टी स्कोर नहीं लगाएंगे। तो कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेटेड वैल्यू जो होती है वो क्या होती है जनाब? कैलकुलेटेड वैल्यू तो हम लोग कहते हैं जी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है हमारी एक्स बार माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन की। लेकिन हमारे पास पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल नहीं है, तो हम मीन जो हमारी सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको इस्तेमाल कर लेंगे और हम वहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हमारा जो आंसर है सैंपल का वो है जी 11,418 माइनस हमारा जो क्लेम है 11,025 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल नहीं है, तो हम जो सैंपल है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन लिखेंगे 1775 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n विच इज 100। तो बेसिकली आपका ये जो आंसर आएगा ये आएगा 11,418 माइनस 11,025 डिवाइडेड बाय 177.5। क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 100 विल बी 10 और 1775 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 177.5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है दैट इज 2.2140। अब जरा जी स्कोर के टेबल की बात कर लेते हैं। जी स्कोर का टेबल जो है ये टू टेल टेबल है और हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो जी स्कोर से जो कैलकुलेशन करनी होती है वो थोड़ी इजी होती है। आप देखेंगे कि आपका सिग्निफिकेंट लेवल या कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। कॉन्फिडेंस लेवल जो है ये 1 माइनस सिग्निफिकेंट लेवल के इक्वल होता है, 1 माइनस 0.01 के इक्वल होता है, यानी कि 0.99 ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। अब आपने अगर इसका कॉन्फिडेंस लेवल का जी स्कोर फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर ये टू टेल टेस्ट हो तो कॉन्फिडेंस लेवल को 2 पे डिवाइड करते हैं और फिर टेबल से आइडेंटिफाई करते हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.99 डिवाइडेड बाय 2 होगा, यानी कि ये 0.49
50 हमारे पास जो है ये आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी स्कोर वेयर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0.4950। तो हम जी स्कोर के टेबल में जाएंगे, 4950 को टेबल में सर्च करेंगे। तो चलते हैं जी स्कोर के टेबल की तरफ। ये रहा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जी स्कोर का टेबल 0.4950। तो 0.4950 जो है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। ये है, लेट सपोज ये थोड़ा सा एक ऊपर है तो इसी को अज्यूम कर लेते हैं। तो दिस इज बेसिकली, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो हमें ऊपर क्या वैल्यू मिलेगी और राइट साइड में हमें क्या वैल्यू मिलेगी। इसी रो के ऊपर हमें 0.08 मिल रहा है और इसकी लेफ्ट साइड पे 2.5 मिल रहा है। तो बेसिकली ये 2.58 होता है जो कि हमारा जी स्कोर बनता है। तो 2.58 हो गया। अब देखना ये है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी। हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है और टेबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस हवाले से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर हम इस क्लेम को फाइनली चेक करें तो हमें नजर आएगा कि हमारी टेबल की क्रिटिकल वैल्यू 2.58 है, यानी कि जो हमारा आंसर है कैलकुलेटेड का वो 2.58 तक जा सकता है। उससे ऊपर जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि जनाब ये क्लेम जो है इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू है कैलकुलेटेड वैल्यू वो 2.2 है, 2.21 है, जबकि हमारा एक्सेप्टेड वैल्यू 2.58 तक जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये विद इन द रेंज है एंड वी विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। एक्सेप्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। उसने पूछा नहीं हुआ था, उसने जो दो चीजें पूछी थी वो कैलकुलेशन वाली थी, वो हमने कर ली है। लेकिन फर्स्ट करेंगे एक क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा होता है कि भाई इसको कंप्लीट भी करें, तो फिर हम इसको कैसे करते ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये क्वेश्चन देखते हैं। सैंपल ऑफ 100 एम्प्लॉइज ऑफ एन एंटिटी हैज अ मीन वेट ऑफ 170, यानी कि एक सैंपल ले लिया है आपने 100 लोगों का और उनकी एवरेज निकली है 170 और स्टैंडर्ड एविएशन निकली है 5 पॉइंट की। ये सारा डाटा अभी तक सैंपल के हवाले से है। विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल साइजेस, सैंपल साइज आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा सैंपल साइज ऐसा है डेट विल रिजल्ट इन ए कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड एवी, मीन प्लस माइनस 1, यानी कि मीन प्लस माइनस 1 जो है उतने के इक्वल आपका क्या सैंपल साइज जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाएगा। हमें पता है कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है वो होता है सैंपल स्टैटिस्टिक्स प्लस माइनस कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर। और अगर हम मीन की बात करें तो पॉपुलेशन का मीन जो है, पॉपुलेशन मीन यानी कि जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सैंपल के मीन में प्लस माइनस कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर के इक्वल करने से आता है। अब ये वाला जो फैक्टर है, इस फैक्टर को वो ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा क्या सैंपल साइज रखूं, मैं ऐसा क्या सैंपल साइज रखूं कि मेरा जो ये वाला फैक्टर है इसका आंसर 1 के इक्वल आए। ठीक है जी। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, इसको 1 के इक्वल ही रख के देख लेते हैं और यहां से वर्क बैक कर लेते हैं जो आपको चाहिए। ये है जी कॉन्फिडेंस स्कोर, यानी कि जी स्कोर ऑफ योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लेवल है 90% का, तो 90% कॉन्फिडेंस लेवल का जो जी स्कोर होता है वो होता है 1.67। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉन्फिडेंस लेवल को 2 पे डिवाइड करते हैं, तो और उसके बाद इसको जी स्कोर के टेबल में फाइंड आउट करते हैं। तो जी स्कोर के टेबल में 0.4500 जब आपने फाइंड आउट करना है तो ये आपको यहाँ पे आगे कहीं मिलेगा 4500, 4515, 4505, ये रहा। तो 4505 का लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये आपके पास आता है जी 1.6 और ऊपर कितना है 0.05, तो 1.65। ठीक है जी, 1.65 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 1.65 जो है ये आपका कॉन्फिडेंस स्कोर है। जी स्कोर के टेबल से हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल को सामने रखते हुए फाइंड आउट कर लिया। स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला आपको पता है, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड एविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड एविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो हमारे पास होती नहीं है, सैंपल की स्टैंडर्ड एविएशन लिखते हैं। सैंपल की स्टैंडर्ड एविएशन जो है वो कितनी है, दैट इज 5 और स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज कितना है जी 100।
ठीक है। अच्छा, सैम्पल साइज आपने फाइंड आउट करना है, तो दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो यानी कि ये सारे के सारे फैक्टर का आंसर 1 के इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ से n की कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम ये 1.65 इंटू 5 को इधर ही रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय 1 करते हैं, तो इस तरफ हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ n रह जाएगा। और जब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो खाली n आएगा हमारे पास, विच इज लाइक दिस। तो हमारी जो कैलकुलेशन है डेट इज 1.65 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसका स्क्वायर डिवाइड करने से 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 68 आंसर आएगा, 68.06। तो 68.06 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 68 नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, नंबर ऑफ सैंपल आइटम्स होंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल वो मीन प्लस माइनस 1 के इक्वल आएगा। यानी कि 68 से बड़ा सैंपल साइज जब आप रखेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो मीन प्लस माइनस 1 के इक्वल आएगा। ठीक है जी, इस तरीके से ये कैलकुलेशन हम लोगों ने की है।